हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इसकी डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट। सो बेसिकली मूवमेंट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स बाय साइज। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू विजुअलाइज डीएनए। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है डीएनए को विजुअलाइज करने का। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। जो प्रिंसिपल है, डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इट्स फॉस्फेट बैकबोन। ये सब बच्चों को पता ही होगा कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे फॉस्फेट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं फॉस्फेट, इसलिए उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएनए मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। तो इसी वजह से जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर थ्रू द पोर्स ऑफ द एग्रोस जेल बाय लार्ज फ्रेगमेंट्स मूव स्लोअर। तो ये जो एग्रोस का जो जेल होता है इसमें क्या होता है, एग्रोस जेल में ये पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो बेसिक ये बहुत कॉमन है कि जो भी छोटी चीज होगी वो इजिली पोर्स से पास हो जाएगी और ज्यादा दूर तक रन करेगी, ठीक है। और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे और वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज बेस्ड सेपरेशन होता है। अब हम बात करते हैं एग्रोस, जो हम बोल रहे हैं ना एग्रोस जेल, तो इसमें बेसिकली ये एग्रोस क्या होता है। तो जो एग्रोस इज ए न्यूट्रल लीनियर पॉलीसेक्रिहाइड होता है ये, और ये एक्सट्रैक्ट होता है रेड एल्गी से, और इसको हम जेल मैट्रिक्स की तरह यूज करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका सोर्स क्या है? सो ये ऑब्टेन्ड होती है रेड सीवीड से, ठीक है, और इसका जो ये रोडोफाइसिस का क्लास है, ये एक एल्गी का क्लास है, रोडोफाइसी। और वहां से ये इसको हम मतलब ये उसका सोर्स है, यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेजर सोर्सेज क्या है? मेजर सोर्सेज में इसका पहला है जेलिडियम और दूसरा है ग्रेसिलेरिया, ठीक है। ये एग्रोस के सोर्सेज हैं। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो एग्रोस है ये बना होता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज, ठीक है। तो डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज की जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उससे ये जो एग्रोस एग्रोस बना हुआ होता है। अब इनके बीच में बॉन्डिंग की बात करें तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4 एंड अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। जो एग्रोस होता है वो एक नेचर में अगर बात करें तो नॉन आयनिक होता है और न्यूट्रल पॉलीमर होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। और इसको हम जेल कैसे बनाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी। और ये थर्मो रिवर्सिबल जेल बनाता है, मींस कि ये मेल्ट होता है 85 टू 95 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलिडिफाई भी हो जाता है 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं थर्मो रिवर्सिबल जेल। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जब ये कूल होता है, मतलब ठंडा होता है, तो ये 3D मैश नेटवर्क बनाता है, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब जो पोर साइज होता है वो डिपेंड करता है एग्रोस की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो जो एग्रोस का कंसंट्रेशन होता है सब और जो पोर का साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस जैसे एग्रोस कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पोर साइज के, ठीक है। तो अगर आपको पोर साइज छोटा चाहिए, ठीक है, छोटा पोर साइज चाहिए तो आपको एग्रोस की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखनी होगी, और अगर आपको पोर साइज बड़ा चाहिए तो आपको एग्रोस की कंसेंट्रेशन कम रखनी होगी। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और किस पोर साइज मतलब कितना कंसेंट्रेशन यूज होता है कितने टाइम कितना साइज के लिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अभी। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये क्या काम करता है, मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है, मींस सपोज ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पोर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो छोटा फ्रेगमेंट होगा डीएनए का वो इजिली निकल जाएगा इससे और ज्यादा दूर तक मूव करेगा, ठीक है। और अगर बड़ा साइज होगा तो वो बहुत कम ही मूव करेगा और वो ज्यादातर वेल्स के पास ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम सेपरेट करते हैं डीएनए आरएनए को बेस्ड ऑन साइज, और ये जो एग्रोस होता है ये इंटरेक्ट नहीं करता केमिकली डीएनए आरएनए के साथ, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब वाई एग्रोस इज प्रेफर्ड? एक तो इजी होता है बनाने में, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, इजी, बैंड दिख जाते हैं इसमें, नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, स्टेबल होता है वाइड पीएच रेंज पे, और सुटेबल होता है डीएनए और आरएनए के लिए।
एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है स्टेन, तो इसमें हम ईटीबीआर यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, वो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट स्टेन। अदरवाइज जो एग्रोज होता है वो नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्रोस कंसेंट्रेशन की और डीएनए फ्रेगमेंट साइज की। तो सपोज अगर हम 0.3 टू 0.5% एग्रोस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है सपोज हमें 0.3% एग्रोस बनाना है, तो हम क्या करते हैं 0.3 ग्राम एग्रोस को वे करते हैं और उसको 100 ml बफर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0.3 0.5% के बीच में एग्रोस बना रहे हैं तो उससे हम 5 टू 60 केबी के डीएनए फ्रेगमेंट के साइज को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 0.7% का बना रहे हैं तो 0.8 से 10 केबी के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। 1% का बना रहे हैं तो 0.5 टू 7 केबी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए। और जो मोस्ट कॉमन जो लैब में यूज होता है वो होता है हमारा 1%, क्योंकि मोस्टली हम 0.25 टू 7 केबी के जो फ्रेगमेंट्स हैं या क्लोनिंग है उसमें मोस्टली इसी साइज की प्लाज्मिड हो गए या फिर पीसीआर प्रोडक्ट्स हो गए, इसी टाइप के साइज के प्रोडक्ट्स फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं। तो ये जो 1% एग्रोस जेल है ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। और ये मैंने अभी पीछे बताया आपको, हायर एग्रोस कंसेंट्रेशन स्मॉलर पोर साइज बेटर सेपरेशन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट साइज रेंज फॉर एग्रोस जेल। तो हम एग्रोस जेल में कितने साइज तक का जो फ्रेगमेंट जो साइज है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो जो एग्रोस जेल होते हैं उसमें हम 100 बेस पेयर से लेके 25 केबी तक का फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है इस रेंज के बाहर जाता है तब हम क्या करते हैं, अगर फ्रेगमेंट जो है लार्जर देन 25 केबी है तो उसमें हम यूज करते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पेज, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, पेज इसको बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। अगर लार्जर देन 25 केबी है तो उसमें हम यूज करते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर स्मॉलर देन 100 बेस पेयर से कम है उसमें हम यूज करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये दो केसेस हैं, और इनके बीच में अगर लाई करता है तो हम अपना एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं। इसमें हमें एग्रोस पाउडर चाहिए होता है, टीए टीबी बफर चाहिए होता है, कास्टिंग ट्रे चाहिए होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक और पावर सप्लाई चाहिए होता है, डीएनए सैंपल चाहिए होता है, लोडिंग डाई चाहिए होती है, ठीक है, डीएनए लेडर चाहिए होता है, ईटीबीआर चाहिए होता है, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होता है। तो हम जेल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सपोज हमें 1% एग्रोस जेल बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में हम 100 ml बफर ले लेते हैं। इसमें हम दो टाइप के बफर यूज करते हैं, टीएई और या फिर टीबीई बफर यूज करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगी अभी, ठीक है। हमने क्या करा, और यहाँ पे 1% एग्रोस जेल बनाना है तो हम क्या करेंगे 1 ग्राम एग्रोस ले लेंगे। इसमें 1 ग्राम एग्रोस वे करके हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमारा 100 ml बफर है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पर। जब हम हीट करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व करने के बाद हम इसे कूल करते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मेंशन है 60 डिग्री तक, इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद हम इसमें ईटीबीआर डालते हैं। अब ईटीबीआर क्यों डालते हैं, ईटीबीआर हम डीएनए को विजुलाइज करने के लिए ईटीबीआर ऐड करते हैं। अब हमने ईटीबीआर ऐड कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम जेल कास्ट करते हैं। यहाँ पे एक कास्टिंग ट्रे होती है, ठीक है। इसमें हम जो हमने ये जेल को डिसॉल्व किया, यहाँ पे पहले हम कॉम्ब लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये यहाँ पे हम कॉम्ब इंसर्ट करते हैं। कॉम्ब इंसर्ट करने के बाद इस ये जो डिसॉल्व किया है ग्रोस हम इसमें डाल देते हैं, और ये 20 टू 30 मिनट में सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या करते हैं हम, हमारा जो डीएनए है और जो हमारी लोडिंग डाई है, हम लोडिंग डाई यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं भी शॉर्ट में बता रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। 6x लोडिंग डाई यूज करते हैं हम, ठीक है। लोडिंग डाई क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो डीएनए
हमारा होता है सैंपल, वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? और जो लोडिंग डाई होती है वो कलर्ड होती है, डार्क ब्लू कलर की डाई होती है, ठीक है? तो हम इज़िली उसमें देख पाएँ जेल में, इसलिए हम ये लोडिंग डाई, कलर्ड लोडिंग डाई यूज़ करते हैं, ठीक है? हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं और इसको हम लोड कर देते हैं। अब इसके साथ-साथ एक हम डीएनए लैडर यूज़ करते हैं। अब डीएनए लैडर क्या होता है? तो डीएनए लैडर क्या होता है? सपोज़ ये जेल है और यहाँ पे आपका ये वेल्स बन गए। जो डीएनए लैडर होती है ना, उसको हम फर्स्ट वेल में लोड करते हैं। इसके हमें साइज़ेज़ नोन है, सपोज़ ये 1000 है, ठीक है? ये 500 है, ये 250 है, ये 200 है, 100 है, ठीक है? और यहाँ पे हमने अपने सैंपल लोड कर दिए। अब सपोज़ हमारा सैंपल यहाँ आके रुक गया, ठीक है? तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा सैंपल है, ठीक है? इसका जो साइज़ है वो 500 बेस पेयर का साइज़ है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे इसको सीक्वेंस में लोड करते हैं, पहले लैडर और फिर सैंपल्स। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये जो जेल है इसको हम टैंक में डाल देते हैं, ठीक है? टैंक में क्या होता है, बफर होता है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है? उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, बफर होगा, ठीक है? आयंस की वजह से क्या करेगा, जो हमारा डीएनए है वो माइग्रेट करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिवली चार्ज, एनोड की तरफ मूव करेगा। फिर जब ये मूव कर जाएगा पूरा, फिर हम इसको यूवी लाइट के अंडर में देखेंगे। दिखेगा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये ईटीबीआर ऐड किया है और इसको फिर हम इमेज जो है ऐसे कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये लेडर है और ये हमारे सैंपल्स है और हम देख सकते हैं कि जो हमने सैंपल लोड करा है वो कहाँ-कहाँ पर उसके बैंड अपीयर हो रहे हैं, ठीक है? फिर हम रिजल्ट इंटरप्रेट कैसे करते हैं? हम कंपेयर करते हैं लेडर के साथ, ठीक है? शार्प बैंड होने चाहिए, अगर स्मीयरिंग आ रहा है इसका मतलब डीएनए जो है डिग्रेड हो गया, ठीक है? प्रिकॉशंस क्या-क्या होने चाहिए? ग्लव्स पहनते हैं, करेक्ट बफर यूज़ करना है, डिपेंडिंग की एप्लीकेशन क्या है उसके बेसिस पे हम टीएई और टीबी यूज़ करते हैं। जब हम जेल को लोड करते हैं तो वहाँ पे बबल्स नहीं होने चाहिए और जो वोल्टेज है वो 80 टू 120 वोल्टेज के बीच में ही हम रन करते हैं, ओवर वोल्टेज नहीं करना होता। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। अब एक यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिसॉल्व करते हैं अपने एग्रोस पाउडर को टीएई या फिर टीबी बफर में, ठीक है? फिर हम उससे लोड करते हैं जिससे कि वो जेल जो है पॉलीमराइज़ हो जाता है। फिर हम अपने डीएनए सैंपल्स को लोड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट देते हैं जिससे कि जो हमारा डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करे जो कि हमारा एनोड है। फिर यहाँ पे सेपरेशन हो गया बेस्ड ऑन साइज़ कि जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा दूर तक मूव करेंगे, ठीक है? जो हमारे लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे, वो हमारे बहुत कम पास तक मूव करेंगे। उसके बाद हम इसको विज़ुअलाइज़ करते हैं यूवी लाइट के अंडर में क्योंकि उसके अंदर हम ईटीबीआर ऐड करते हैं, एथिटियम ब्रोमाइड। अब हम बात करते हैं व्हाई टीएई टीबी बफर्स आर यूज्ड इन एवरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम टीएई टीबी बफर्स क्यों यूज करते हैं? सो टीएई टीबी बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट पीएच, प्रोवाइड्स आयन फॉर करंट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो करंट फ्लो के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है। प्रोटेक्ट करना होता है हमें डीएनए को। ऐसा ना हो कि हमने उसमें डीएनए लोड किया और वो मूव करने की बजाय डिग्रेड हो गया बीच में ही, ठीक है? तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि हमें अपने डीएनए को भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है और इंश्योर करना होता है प्रॉपर माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो बफर्स का रोल क्या है? जो बफर्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं स्टेबल पीएच, मींस 8 टू 8.5 का जो पीएच है वो मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि जो डीएनए जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन पीएच में स्टेबल होता है, ठीक है? जिससे क्या होता है हमारा जो डीएनए डिग्रेड नहीं होता है और जो डीएनए का चार्ज है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब जो टीएई और टीबी बफर है, ठीक है? इसमें जो टी होता है, टी होता है हमारा ट्रेस, ठीक है? ये होता है सिट्रिक एसिड, ये होता है ईडीटीए, ट्रेस, बोरेट, ईडीटीए, ठीक है? ट्रेस जो कंपोनेंट होता है वो एज ए पीएच बफर रोल प्ले करता है। प्रोवाइड्स, जो ये बफर होते हैं प्रोवाइड्स आयन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को होती है तो इसमें आयंस की जरूरत पड़ती है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा और विदाउट इलेक्ट्रिक करंट तो मूव नहीं करेगा और अगर बफर नहीं होगा, विदाउट बफर कोई भी माइग्रेशन नहीं होगी। तो जो ट्रिस होता है, एसीटेट होता है, बोरेट होता है, ये जो आयंस होते हैं इससे स्मूथली जो है करंट फ्लो कर पाता है, इसलिए हमें ये टीए टीबी बफर की जरूरत होती है। अब जो हमारे डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोसिस से प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है? अदरवाइज वो डिग्रेड कर देंगे डीएनए को। तो इसमें हमारा ईडीटीए प्रेजेंट होता है, जो हमारा ई है ना यहाँ पे ये ईडीटीए प्रेजेंट होता है। तो ईडीटीए क्या करता है, किलेट्स कर लेता है मैग्नीशियम एंड
कैल्शियम को। वो किलेट्स इसलिए कर लेता है क्योंकि ये जो डीएनएज़ होते हैं, डीएनएज़ क्या होते हैं जो हमारे डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है? तो ये जो वर्क करते हैं तो इनको मैग्नीशियम और कैल्शियम चाहिए होता है। इसलिए ईडीटी क्या करता है, इनको किलेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसको मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं मिलेगा। अगर इसको मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं करेंगे, और ये वर्क नहीं करेंगे जिससे कि हमारा जो डीएनए है वो हमारा इंटैक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ये जो बफर्स होते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं डीएनए माइग्रेशन रेट को। जो बफर की कंपोजिशन है ये फैक्टर्स कर सकती है स्पीड ऑफ डीएनए मूवमेंट और रेजोल्यूशन ऑफ बैंड्स, ठीक है। तो जो बफर की कंपोजिशन है उसको भी हमें ध्यान रखना होता है, अदरवाइज जो माइग्रेशन रेट है वो वेरी कर सकता है। अब जब टी हम तब यूज करते हैं जब हमें फास्टर मूवमेंट चाहिए होता है, और टीबी हम तब यूज करते हैं जब हमें शार्पर सेपरेशन चाहिए होता है, मतलब बैंड क्लियरली विजिबल हो, उसके लिए हम टीबी यूज करते हैं। और ये जो बफर्स होते हैं जिससे इनसे एक्सेसिव हीटिंग नहीं होती, ठीक है। अगर प्रॉपर बफरिंग होती है तो उससे हमारा जेल जो है मेल्ट नहीं होता, ठीक है, बैंड जो है डिस्टॉर्ट नहीं होते, ठीक है। और ये जो बफर है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जब हम लॉन्ग रन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बफर की हेल्प से जो रिप्रोड्यूसिबल और क्लियर रिजल्ट्स हमें विजिबल होते हैं। और जो हम एग्रोस जेल बनाने के लिए जो बफर यूज करते हैं वही सेम बफर हम टैंक में भी यूज करते हैं, जब हम ये डीएनए को मूव कराने के लिए जेल को ट्रांसफर करते हैं टैंक में, उसमें भी सेम बफर होता है, और जब हम एग्रोस जेल बनाते हैं उसमें भी सेम बफर होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सैंपल लोडिंग की। मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, तो यहाँ पे ये ऐसे वेल्स बनते हैं और ऐसे हम टिप्स के थ्रू यहाँ पे सैंपल लोड करते हैं। जब हम सैंपल लोड करते हैं यहाँ पे हम लोडिंग डाई यूज करते हैं, ठीक है, जो कि 6 कंसंट्रेशन की होती है, और उसमें क्या क्या होता है, 0.25%, 25% ब्रोमोफेनॉल ब्लू होता है बीपीबी, और जाइलिन साइनॉल होता है, और ग्लिसरॉल होता है। ये क्या करते हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये हेल्प करते हैं हम देख सके कि जो हमारा डीएनए सैंपल है वो कितना ट्रैवल कर चुका है। और जो इसमें जो ग्लिसरॉल होता है ये हेल्प करता है जो सैंपल होता है, ताकि वो जब हम इसको लोड करें तो वो इसके अंदर ही रहे, ऐसा ना हो हमने इसको लोड किया और ये सारा बाहर निकले, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है हमारा ग्लिसरॉल। अब डीएनए लेडर जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसमें हमारे नोन साइजेस होते हैं, जिससे कि जब हम सैंपल लोड करते हैं तो हम उससे कंपेयर करके अपना जो अननोन डीएनए का बैंड है उसका साइज पता कर सकें, तो उसके लिए हम ये डीएनए लेडर यूज करते हैं। और जब हम यूवी लाइट के अंडर में जेल को देखते हैं तो हमें ऐसा विजिबल होता है। इसमें ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के जो है ये सारे हमारे डीएनए के बैंड्स हैं। अब हम बात करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो होती है फ्लोरेसेंट इंटरकलेटिंग डाई होती है, इसको हम यूज करते हैं डीएनए आरएनए को विजुलाइज करने के लिए अंडर यूवी लाइट। इसका केमिकल नेचर की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये जो इंटरकलेट कर जाती है बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में इंटरकलेट कर जाती है, जिसकी वजह से हम इसको जब यूवी के अंडर में देखते हैं तो ये हमें ऑरेंज कलर की विजिबल होती है, ठीक है। जब ये बाइंड करती है तो फ्लोरेसेंस इंक्रीज होती है 20 टू 30 टाइम्स, और इसकी वजह से ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंस हमें दिखता है अंडर यूवी। अब हम यूवी ईटीबीआर क्यों यूज करते हैं, ये तो हाईली सेंसिटिव होती है, ये बाइंड करती है डीएनए आरएनए दोनों को, इजी और फास्ट विजुअलाइजेशन है, वर्क विद जितने भी यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर है स्टैंडर्ड उनके साथ काम कर जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है इसकी एटीबीआर की 0.5 माइक्रोग्राम पर एमएल, मोस्ट कॉमन। इसका स्टॉक जनरली जो होता है 10 mg पर एमएल का। एडवांटेजेस ये सेंसिटिव होती है, इनएक्सपेंसिव है, शार्प बैंड विजुअलाइजेशन, शार्प बैंड हमें इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक नेचर की होती है, इसमें यूवी चाहिए होती है, और इसमें म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक है, इसकी वजह से स्पेशल वेस्ट डिस्पोजल भी चाहिए होता है। अब जो ईटीबीआर स्टेनिंग है, इसको ईटीबीआर ऐड करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। जब हमने एग्रोस पाउडर को जब हम ऐड करते हैं फ्लास्क में, ठीक है, और उसको हीट करने के बाद जब हम कूल करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम उसमें ईटीबीआर ऐड करते हैं। ये जो तरीका है ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रीकास्टिंग, ठीक है। एक होता है पोस्ट स्टेनिंग, मीन्स आपने जेल रन कर लिया और उसके बाद ईटीबीआर के सॉल्यूशन में उसको सोक कराया और उसके बाद विजुलाइज कराया, ये होता है पोस्ट स्टेनिंग। और एक होता है लोडिंग डाई मेथड, इसमें क्या करते हैं जब हम सैंपल लोड करते हैं तो सैंपल लोड करते टाइम उसमें ईटीबीआर को मिक्स करते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है प्रीकास्टिंग। अब जो ईटीबीआर है उसके ऑल्टरनेटिव स्टेन भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है ईटीबीआर। जो ऑल्टरनेटिव स्टेन है वो है साइबर गोल्ड,
साइबर ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट एंड मिथाइल ब्लू। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा ये मॉलिक्यूलर साइज होता है डीएनए का, ठीक है, और जो इनका डिस्टेंस माइग्रेटेड है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सपोज कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, उसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो कब मूव करेंगे, और वहीं पे अगर स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे तो वो ज्यादा मूव करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो अननोन सैंपल्स होते हैं, हम उसको ऐसे, जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, यहाँ पे लेटर लोड करके हम यहाँ पे सैंपल लोड कर देंगे, और हम यहाँ से देख लेंगे कि वो किसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि उसका बेस कितना जो फ्रेगमेंट है उसका क्या साइज होगा। और एक दूसरा तरीका होता है, हम यहाँ पे प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर साइज बेस पेयर है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस माइग्रेट किया है, उसके बेसिस पर यहाँ पे हम अननोन डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो साइज है वो पता कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, प्लॉट मॉलिक्यूलर साइज वर्सेस डिस्टेंस माइग्रेटेड के रिलेशनशिप यूज करके भी हम अननोन सैंपल का साइज, अननोन डीएनए सैंपल का साइज पता कर सकते हैं। और ये एक एग्रोस जेल की इमेज है, ठीक है, ये हमारा लेडर है, ठीक है, और ये हमारे सारे सैंपल्स हैं। एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू अ जेल इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल का जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, जेल में, वो किस किस से चीजों से इफेक्ट हो सकता है या फिर किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला है साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि अगर ज्यादा साइज का होगा फ्रेगमेंट तो कम मूव करेगा, कम साइज का होगा तो ज्यादा मूव करेगा। एग्रोस की कंसंट्रेशन मीन्स कि आप कितने परसेंट जेल बना रहे हो, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है माइग्रेशन। डीएनए की कंफर्मेशन लीनियर है, सर्कुलर है, सुपर कॉइल्ड है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है माइग्रेशन रेट। वोल्टेज कितना आप अप्लाई करो उस पे भी मैटर करता है। इथिडियम ब्रोमाइड की जो प्रेजेंस है, जब ईटीबीआर ऐड करते हैं तो जो माइग्रेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से ईटीबीआर की प्रेजेंस भी मैटर करती है माइग्रेशन के लिए। एग्रोस कौन से टाइप का एग्रोस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बफर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, टीएई है या टीबीई है, इस पे भी माइग्रेशन डिपेंड करता है डीएनए का। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज यहाँ पे 3 टाइप के आपके पास वो है डीएनए, ठीक है। एक है आपका निक्ड ओपन सर्कुलर डीएनए, ठीक है, आपके पास सर्कुलर डीएनए है और वो निक्ड है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कट लगा हुआ है, ठीक है। एक लीनियर डीएनए है आपके पास, और एक आपके पास सुपर कॉइल डीएनए। तो ऑब्वियसली जो सुपर कॉइल होगा वो तो बहुत छोटा सा बन गया ना, ऐसे एक गुच्छा सा बन गया, बहुत छोटा सा बन गया, तो ये सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा मूव करेगा, तो सबसे नीचे आएगा हमारा सुपर कॉइल डीएनए, और उसके बाद हमारा आएगा लीनियर डीएनए, और सबसे ऊपर रहेगा हमारा, क्योंकि वो बहुत ओपन सर्कुलर है तो वो कम मूव कर पाएगा, तो ये हमारा रहेगा सबसे ऊपर। इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड। सो होपफुली समझ आया होगा आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।